देश में राज्यसभा के चुनाव 10 जून को प्रस्तावित है, जिसके तहत किए गए प्रत्याशियों के चयन पर काफी बवाल हो रहा है, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी राजनीतिक विश्लेषक राजेश बादल ने। नमस्कार। आज की बात में राज्यसभा चुनाव। इन दिनों देश में 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कई साल के बाद लोगों को अचानक ये लगने लगा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए इस बार जो तमाम दलों ने उम्मीदवारों का चुनाव किया है, उम्मीदवारों का चयन किया है, उस चुनाव में जो पैमाने रखे गए हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं और राज्यसभा के चुनाव में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि भारत का इतिहास अगर देखें तो राज्यसभा का चुनाव बहुत कुछ सीधे सीधे विधानसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करता और न ही उम्मीदवारों का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन उम्मीदवारों की वजह से उन्हें कोई फायदा होगा, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को। राज्यसभा का एक बार अगर मैं कहूं कि एक बार इतिहास अगर हम जाने तो ये बेहतर होगा कि जो पुराना अतीत है ये एक बार हमें समझ लें और उसके बाद फिर इस चुनाव की हम बात करते हैं। दरअसल 70 साल हो गए हैं राज्यसभा को और 70 साल पहले जब पहली सदन जो राज्यसभा के लिए जो पहले चुनाव हुए थे वो बड़े दिलचस्प भी थे और तब से लेके करीब करीब अगर मैं कहूं कि 40 साल तक, 4 दशकों तक राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़े मुश्किल खड़े करता रहा है। खड़े इसलिए करता रहा है क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे सियासी दल इस बात की कोशिश करते थे कि राज्यसभा में जो उम्मीदवार चुने जाएं और जो जीत कर सदन में जाएं उससे देश की गरिमा बढ़े, लोकतंत्र को फायदा हो, वो इतने ज्ञानवान हो कि वो अपने ज्ञान, अनुभव और योग्यता का फायदा इस देश और लोकतंत्र को पहुंचा सकें। लेकिन 1990 के बाद धीरे धीरे राज्यसभा का जो उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया है, चूंकि देश के पॉलिटिकल माहौल में अस्थिरता आई और नेताओं का चुनाव, उम्मीदवारों का चुनाव एक बहुत आसान सा हो गया और एक तरह से उसके पैमाने ही बदल गए। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। पहली राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था उन दिनों राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जीवित थे और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महादेवी वर्मा से कहा कि चूंकि वो मैथिली शरण गुप्त की मुंह बोली बहन थी तो उनसे कहा कि आप जाइए, हम मैथिली शरण गुप्त को इस सदन में चाहते हैं कि वो सदस्य के रूप में आए। महादेवी वर्मा ने कहा मैथिली शरण गुप्त के पास, नेहरू जी का यह संदेश दिया। मैथिली शरण गुप्त ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो लेखक हूं, मैं कवि हूं और मैं शब्दों का जो है कारोबार करता हूं, मैं सियासत नहीं कर सकता और राजनेता बनना मेरा काम है भी नहीं और ना मैं बनना चाहता हूं, नेहरू जी को आप मना कर दो। महादेवी ने ये मैसेज जवाहरलाल नेहरू को दिया। नेहरू जी को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे, क्यों मना किया उन्होंने महादेवी से पूछा कि भाई क्यों नहीं मान रहे हैं। तो महादेवी ने कहा कि भाई मैंने तो सारी बात करके देख ली और वो नहीं मान रहे हैं। अब एक ही उपाय है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जाइए झांसी और खुद मनाइए, शायद वो मान जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू झांसी गए, मैथिली शरण गुप्त को मनाया और मैथिली शरण गुप्त से कहा कि चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आप एक साहित्य के रचयिता हैं, आप कवि हैं और समाज को पढ़ने का काम बड़ा अच्छा करते हैं, तो सदन में समाज की जो बात है आप ज्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेहरू जी के इस तर्क के आगे मैथिली शरण गुप्त निरुत्तर थे और इस तरह से मैथिली शरण गुप्त सदन के सदस्य हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि एक दौर वो था जब चुन कर उम्मीदवार लाए जाते थे उनकी योग्यता के आधार पर। अगर इस पहली राज्यसभा के सदस्यों की सूची आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसमें कौन कौन से थे? इसमें रामधारी सिंह दिनकर थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बी पट्टाभी सीतारमैया थे, जी राजगोपाल थे, एनजी रंगा थे, तजामुल हुसैन थे, केएस हेगड़े थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर रघुवीर सिंह थे और राष्ट्रपति ने जिनको, जो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करते हैं, उन मनोनीत सदस्यों में काका साहब कालेलकर थे, बैरिस्टर गुलशेर अहमद थे, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राधा कुमुद मुखर्जी थे और जाने माने फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे, और जिन्होंने अपनी उपस्थिति और अपनी चर्चाओं में शामिल होकर अपनी इन भूमिकाओं को सार्थक किया था। जब ये देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था तो उन्होंने ये पाया गया कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म हुआ, प्रादेशिक पार्टियों का जन्म हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगीं। तो इन प्रकारेण किसी भी तरीके से ये पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सदन में देखना चाहती थीं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो राज्यसभा लेकिन चूंकि एक बहुत ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको कहते हैं, और अपने ज़माने में राज्यसभा की जो प्रतिष्ठा थी, मैं आपको कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राज्यसभा की चर्चाएं बहुत ही चर्चित हुआ करती थीं। और इसमें जो इसकी जो तुलना है, अगर हम ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से करें तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हमारी राज्यसभा कई गुना ज्यादा ताकतवर और सक्षम थी। यानी करीब करीब धन विधेयक को छोड़ के सारे अधिकार राज्यसभा के पास वही थे जो लोकसभा के पास थे। हां, अमेरिका की सीनेट के बराबर ताकतवर तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़े, दुनिया के सबसे पुराने और एक विशाल लोकतंत्र का सदन होने के नाते भारत की राज्यसभा की गरिमा सारे देशों में बड़े ही सम्मान से देखी जाती थी। तो जब ये हो गया तो, लेकिन जब एक दौर फिर ऐसा आया 1996 के बाद कि उम्मीदवार इस आधार पर चुने जाने लगे कि क्या उनकी जाति से अगले विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा होगा, क्या वो उद्योगपति अगर हैं, उद्योगपतियों को भी चुना जाने लगा था, जो ऐसी मान्यता रही और ऐसा माना जाता था कि राज्यसभा की सीटें इन उद्योगपतियों ने समय समय पर खरीदी और पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा चंदा दिया और वो सदन में आए। एक और भी दौर ऐसा, अब देखिए, जिसको आप सब इस बात के गवाह हैं कि आपको याद होगा कि एक दौर ऐसा भी आया था कि जो सदन नरगिस दत्त की सक्रिय भूमिका से चर्चित होता था, आज भी बीते दिनों हमने देखा कि जया बच्चन की भूमिका से सदन एक गरिमा से भर जाता था। उसी सदन में रेखा और सचिन तेंदुलकर आए, जिन्होंने पूरे 6 साल तक मुंह भी नहीं खोला। अपेक्षा ये की जाती है दोस्तों कि जब विभिन्न क्षेत्रों के, समाज के तमाम क्षेत्रों के ये जो चुनिंदा लोग हैं, राज्यसभा में सारे मोती इकट्ठे होते हैं और ये मोती जब वहां पहुंचते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने इलाकों का कुछ ऐसी चीजें सामने लाएंगे जिससे देश को उन क्षेत्रों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और अगर कोई उनकी आंतरिक समस्याएं हैं तो उनको दूर करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अफसोस की बात है। हम उनके हुनर की तारीफ करते हैं, रेखा के अभिनय की तारीफ करते हैं, सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट में योगदान की तारीफ करते हैं, भारत रत्न है वो, लेकिन माफ कीजिए, राज्यसभा के सांसद के रूप में वो एकदम असफल सांसद रहे हैं, और ये बात हमें हमेशा याद करनी चाहिए। अब जो दौर हो रहा है, अब इस बार भी यही हो रहा है कि उम्मीदवारों का चुनाव बड़े ही सोच समझ के किया जा रहा है। कांग्रेस पे भी आरोप लग रहा है, बीजेपी पे भी आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी पे भी आरोप लग रहा है, और भी कई पार्टियों पे आरोप लग रहा है। अब जैसे कांग्रेस छोड़ करके गए कपिल सिब्बल, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, या समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में आएंगे, भले ही वो निर्दलीय हों। तो ऐसे में जो भारत में दल बदल कानून की अवधारणा है या दल बदल कानून है, वो सारा
बेकार हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता। आखिर हमने ऐसा कानून क्यों बनाया था? राजीव गांधी के ज़माने में 1985 में यह कानून बना था और उसके बाद काफ़ी हद तक दल बदल पर अंकुश लगा था। लेकिन कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ये बात मैं साफ कर दूं, लेकिन उसके समर्थन से वो राज्यसभा में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस में के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने बाहरी प्रत्याशियों को लाया। बाहरी प्रत्याशियों को लाया यानी राजस्थान में जो जिनको लाया वो उत्तर प्रदेश से आए या दूसरे राज्यों से आए, छत्तीसगढ़ में लाए वो दूसरे राज्यों से आए। तो दूसरे राज्यों से उम्मीदवारों का जो चुनाव किया गया उसको लेकर भी कांग्रेस की आलोचना हो रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या उससे पार्टी के प्रति जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनका अपमान नहीं होता? क्या उनकी निष्ठा पर कोई संदेह खड़ा करते हैं हम जब हम उनका चुनाव नहीं करते? उनकी योग्यता को कब पहचाना जाएगा, कब उनको प्रमाण मिलेगा? ये भी एक बात है। दूसरी चीज ये भी है कि जो चुन के जाते हैं दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो आला कमान के प्रति तो वफादार होते हैं, उस राज्य के हितों के प्रति वफादार नहीं होते। तो इस आधार पर कांग्रेस की अब आलोचना की जा रही है। और ये भी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो फिर ये भी कि 3 बार, मैं पूरे सम्मान के साथ बात करता हूं कि एक महिला को मध्य प्रदेश से उन्होंने उम्मीदवार बनाया जो 3 बार से नगर निगम की पार्षद रही हैं। मैं उनके राजनीतिक अनुभव और वरिष्ठता को और उनके सम्मान को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इसी मध्य प्रदेश में संसदीय जानकार, जानी मानी एक्सपर्ट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मौजूद हैं। अरे भाई, अगर आपको किसी महिला स्वावलंबन और महिलाओं को सशक्त बनाना है तो आप उनको मेयर बनाइए, मेयर के बाद विधानसभा में लाइए, विधानसभा में जब उनको अनुभव अच्छा हो जाए उसके बाद वो लोकसभा में लाइए और उसके बाद राज्यसभा में लाइए। कोई उसके विरोध में नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा होता है मित्रों, तो लोकतंत्र की आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है और ऐसा लगता है कि शायद राज्यसभा जैसा गरिमापूर्ण सदन, गरिमामय सदन अब ऐसे लोगों के से भर जाता है जो वास्तव में गुणवत्तापूर्ण बहसों के लिए, चर्चाओं के लिए, गंभीर विषयों पर बात करने के लिए शायद बहुत उपयुक्त नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में भी हम राज्यसभा चुनाव पर इस पर बात करते रहेंगे।